आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इविल डेड राइज। 2023 में ये मूवी इविल डेड फ्रेंचाइजी का ही एक पार्ट है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक हॉन्टेड से हाउस को, जहाँ पर हमें तीन दोस्त जेसिका, टेरेसा और कैलेब दिखाए जाते हैं, जो कि टाउन से दूर जंगलों में मजे करने के लिए आए होते हैं। ये डरावना सा हाउस एक लेक के पास बना हुआ था। नोटिस करने वाली बात ये होती है कि हमें सिर्फ टेरेसा और कैलेब ही दिखाई दे रहे होते हैं। जेसिका कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं जेसिका को, जो कि उसी डरावने से घर के अंदर एक बेड पर लेटी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर जेसिका की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं टेरेसा जेसिका के पास उसके हालचाल पूछने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर जेसिका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो टेरेसा उसके पास बैठकर एक बुक को रीड करने लगती है और अब हम देखते हैं जेसिका को, जो कि बिना उठे उस बुक को अजीबोगरीब आवाज में पढ़ने लगती है। और थोड़ी देर में जेसिका यहाँ पर वोमिट कर देती है और उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल बदल जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि जेसिका किसी और के काबू में आ चुकी है। और जैसे ही टेरेसा जेसिका की मदद करने के लिए उसके पास जाती है, तो जेसिका टेरेसा के बालों को पकड़ के जड़ से उखाड़ देती है। और ये सीन सच में बहुत ज्यादा क्रीपी था। और इसके बाद हम देखते हैं जेसिका लेक के पास जाकर कैलेब के सर को धड़ से अड़क कर देती है। इसके बाद हम पोजेस्ड हुई जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। ये सारी घटनाएं पानी में गिरी हुई टेरेसा देख रही थी। इसके साथ ही इविल डेड मूवी की शुरुआत होती है। और अब इस घटना से एक दिन पहले का समय बताया जाता है। और अब हम एक टैटू आर्टिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम एली होता है। इसके तीन बच्चे होते हैं। लड़के का नाम डैनी, बड़ी बेटी का नाम ब्रिजेट और सबसे छोटी लड़की का नाम कैसी होता है। एली अपने पति से कई सालों से दूर रह रही है, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। और अब हम देखते हैं एली की बहन बेथ को, जो कि उसी रात को एली से मिलने के लिए उस डरावने बिल्डिंग में आ जाती है। और यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि बेथ प्रेग्नेंट है, और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई होती है। अब एली अपनी बहन से बात करने जाती है और बच्चों को पिज्जा लाने के लिए भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं तीनों बच्चों को, जो कि पार्किंग एरिया से होते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे। और इतने में ही भूकंप आ जाता है। अपार्टमेंट की चारों ओर दरारें आने लगती हैं। यहाँ पर बच्चे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर मौजूद एली और बेथ भी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब हम देखते हैं भूकंप की वजह से पार्किंग एरिया में एक होल बन चुका है, जिसके अंदर आसानी से जाया जा सकता था। डैनी एक शरारती लड़का तो था ही, इसलिए उस होल के अंदर चला जाता है। उस होल के अंदर कई सारी पुरानी चीजें मौजूद थी और कुछ रिकॉर्डेड टेप्स भी थे। उनके ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेंशन किया हुआ था। उसी जगह पर एक पुरानी कब्र भी मौजूद होती है और उसके ऊपर कई सारे होली क्रॉसेस लगे होते हैं। यानी कि ये बात तो साफ है, किसी शैतानी शक्ति को काबू में करने के लिए ये क्रॉसेस यहाँ पे लगाए गए हैं। अब डैनी उस कब्र में से किसी चीज को बाहर निकाल लेता है और जब उस चीज के ऊपर से कपड़े को हटाता है तो कई सारे कीड़े उड़कर भाग जाते हैं। और अब हम देखते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि इविल डेड फ्रेंचाइजी की फेमस बुक है, जिसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखा गया था। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ डैनी अपने साथ इस बुक को और तीनों रिकॉर्डेड टेप्स के पार्ट को अपने साथ रख लेता है। और अब हम देखते हैं एली को, जो कि अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और न्यूज में भी खबर आ रही होती है कि अर्थक्वेक की वजह से आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इतने में एली के तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं और अब एली को थोड़ी राहत मिलती है। अब एली कपड़े धोने के लिए लिफ्ट से लॉन्ड्री में जा रही होती है और बेथ कैसी को नहलाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर डैनी सिर्फ उस लाई हुई किताब को पढ़ना चाहता है। अब डैनी इस किताब को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये किताब कुछ नुकीले दांतों जैसी चीजों से बंद थी, जैसे ये किताब ना हो किसी का मुंह हो। और अब डैनी के हाथों में इन्हीं नुकीली चीजों से लग जाती है और कुछ खून की बूंदें उस किताब पे गिर जाती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो किताब उन खून की बूंदों को शॉक कर लेती है। अब डैनी देखता है कि उस किताब के अंदर काफी अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो कि काफी डरावने भी लग रहे थे। अब डैनी की बहन ब्रिजेट इस किताब को बंद करने को कहती है, लेकिन डैनी इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और अपनी लाई हुई रिकॉर्डेड टेप्स को प्ले करने लगता है। डैनी यहाँ पर सबसे पहले पार्ट को प्ले कर देता है, जहाँ पर एक पादरी या फिर प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताता है। ये किताब नटोरो डेमोन की 3 किताबों में से एक है, जिसको बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है। वो प्रीस्ट बताता है कि उसने और उसके साथी ने इस बुक को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिससे वो पुराने राज को जान पाएंगे। और अब हम डैनी को रिकॉर्ड के दूसरे पार्ट को प्ले करते हुए देखते हैं। और रिकॉर्डेड टेप के इस पार्ट में कई मंत्रों के उच्चारण थे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड टेप एक बड़े से स्पीकर में बज रहे थे, तो पूरा माहौल नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। और डैनी अब चाहकर भी इस रिकॉर्डेड टेप को बंद नहीं कर पा रहा होता है, जैसे कोई शैतानी शक्ति बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कोई बुरी शक्ति एली को लिफ्ट में ही पोजेस्ट कर लेती है। वो उसकी हाथ और पैर की हड्डियों को बुरी तरीके से तोड़ देती है। और अब डैनी देखता है कि उसकी अपार्टमेंट की लाइट भी जा चुकी है और उस किताब के पन्ने अपने आप ही पलटे जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं एली को, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो लिफ्ट से बाहर आ रही होती है। साफ देखा जा सकता था कि एली के अंदर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। और अब एली किचन के अंदर अंडों को बिना तोड़े ही कढ़ाई में फेंकने लगती है। और जब बेथ और बाकी बच्चे एली से बात करने की कोशिश करते हैं, तो एली अजीब अजीब बातें करती है और हंसने लगती है। और यहाँ पर एली बेथ को कहती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। एली इसके बाद वोमिट करती है और कोलैप्स कर जाती है। यहाँ पर डैनी और बेथ
एली को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें लिफ्ट में जाने से काफी डर लग रहा हो और सीढ़ियां भी टूट चुकी थी, जो कि शायद भूकंप के आने की वजह से हुआ था। एली को अब बेड पे लेटा दिया जाता है क्योंकि उनके घर वाले सोचने लगते हैं कि शायद अब एली नहीं रही। गैब्रियल जो कि एली के पड़ोसी हैं, वो एली की आंखें जैसे ही बंद करते हैं, एली अपनी आंखें फिर से खोल लेती हैं। दोबारा कोशिश करने पर एली की आंखें बंद हो जाती हैं और इसके बाद मिस्टर बोंडा और गैब्रियल बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद बेथ एली की बॉडी के पास बैठकर कुछ पुरानी बातें करने लगती हैं। इतने में एक फोन आता है जो कि एली का ही होता है। वो बेथ से कह रही होती है, मुझे बचा लो, मैं जिंदा जल रही हूँ। इसके बाद ही फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है। इतने में एली की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। जब बेथ उसे छूती है तो उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा होता है, इसलिए बेथ एली को उठाकर एक टब बाथ में लेटा देती है। जैसे ही बेथ एली को बाथ टब में डालती है, एली इतनी जोर से चिल्लाती कि बेथ और बाकी सभी लोग बेहोश होने वाले थे और एली की आवाज के कारण बेथ का पानी भी उबलने लगता है और यहाँ पर एली एक एक करके सभी फैमिली मेंबर पर हमला करने लगती है, जिसमें डैनी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। इसके बाद गैब्रियल और मिसेस बोंडा वहाँ आ जाते हैं। एली की इसी हालत देखकर काफी डर जाते हैं और एली फिर गैब्रियल पर हमला कर देती है। अपने मुंह से ही उसकी एक आंख निकालकर बोंडा के मुंह में फेंक देती है। मौके का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के गेट को क्लोज कर देती है और गेट के की होल से बाहर का नजारा देख रही होती है, जहाँ पर बेथ और बाकी सभी लोग की होल से देख रहे होते हैं कि एली ने गैब्रियल और बहुत से लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। बेथ देखती कि बोंडा गन से शूट करके एली को मारना चाहता है, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकामयाब हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एंटिटी होती है जिसे नॉर्मल चीजों से नहीं मारा जा सकता। और इतने में हम देखते हैं ब्रिजेट अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है। वो कहती है, ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही हुई है, अगर तुम उस बुक को और रिकॉर्डेड टेप्स को साथ लेकर नहीं आए होते तो ये सारी चीजें नहीं हुई होती। इस पर उनकी आंटी बेथ कहती है, अभी आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, अभी हमें ये सोचना है कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। और अब हम पोजेस्ट एली को गेट के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि मीठी मीठी बातें करके छोटी कैसी को बहला रही होती है और कैसी उसकी बातों में आकर हल्का सा गेट ओपन कर देती है। इतने में ही एली अपना हाथ डालकर कैसी का गला पकड़ लेती है। इतने में बेथ उसे बचाने के लिए दौड़ती है और बड़ी मुश्किल के बाद बेथ कैसी को बचा पाती है। और अब हम देखते हैं ब्रिजेट को, जिसके मुंह से और कान से काला लिक्विड निकल रहा होता है और ब्रिजेट मुंह से कीड़े भी उगलने लगती है। यानी कि ये बात तो साफ है कि ब्रिजेट भी अब पोजेस्ड होने लगी है और ये शायद तब हुआ होगा जब वो एली के कांटेक्ट में आई होगी। और जब बेथ ब्रिजेट को देखने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ पर ब्रिजेट कांच खा रही होती है और ये सब चीजें देखकर जैसे ही बेथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, ब्रिजेट उस पर एक चीज ग्रेटर से बेथ के पैर की खाल निकाल देती है। ये सीन सच में कुछ ज्यादा ही क्रीपी था, लेकिन यहाँ पर बेथ किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागती है और फिर ब्रिजेट कैसी और डैनी पर हमला कर देती है। लेकिन कैसी के डोर की एक बड़ी सी लकड़ी ब्रिजेट के सर के आर पार हो जाती है, जहाँ पर ब्रिजेट जमीन पर गिर जाती है। ये सारी घटना सभी लोग को काफी डरा देती है और अब डैनी यहाँ पर अपनी मौसी को यानी कि बेथ को सारी घटनाएं बताता है, कैसे रिकॉर्डेड टेप को प्ले करने की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। डैनी बताता है कि उसने सिर्फ 2 ही टेप्स को प्ले किया था, जिसमें पहले पार्ट में सिर्फ किताब के बारे में बताया गया है और दूसरे पार्ट में मंत्रों के कुछ उच्चारण थे, जिसके बाद ये सारी घटनाएं हो रही है। और अब सिर्फ तीसरे पार्ट को सुनना बाकी, लेकिन यहाँ पे लाइट अभी भी नहीं आई थी और रिकॉर्डर भी खराब हो चुका था। लेकिन यहाँ पर बेथ को म्यूजिक सिस्टम की अच्छी नॉलेज होने के कारण वो रिकॉर्डर को आसानी से ठीक कर लेती है और फिर हेडफोन्स लगाकर खुद ही उस रिकॉर्डेड टेप के तीसरे पार्ट को सुनने लगती है। यहाँ पर बेथ हेडफोन इसलिए यूज करती है और कुछ भी बुरा होता है तो वो सिर्फ बेथ के साथ ही होगा और दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब हम सुनते हैं बुक ऑफ द डेड के 3rd पार्ट को, जिसमें बताया गया है ये किताब इंसानी चमड़े की बनी गई है और इसमें लिखी गई सारी चीजें इंसानी खून से लिखी है। ये बुक एक प्रीस्ट और फादर को मिलती है जो कि इसे ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन चर्च इसे मंजूरी नहीं देता है क्योंकि वो कहता है इसमें बताई गई चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है, इसलिए इसे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा और इस बुक को चर्च ने छुपा कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद उस पादरी और प्रीस्ट ने इस बुक को निकाल कर ट्रांसलेट करने की कोशिश की। इस किताब में नर की सबसे बुरी सत्यों को बुलाने की विधि लिखी गई थी। इन्हीं चीजों को प्रीस्ट समझना चाहते थे और फादर बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फादर ने तो यह तक कहा था कि इस बुरी शक्ति पर कोई भी प्रार्थना का असर नहीं होता है, इसके द्वारा दिए गए घाव से सामने वाला भी पोजेस्ड हो जाता है। और जब बेथ शांति से ये सारी रिकॉर्डेड टेप सुन रही होती हैं तो 2 चीजें होती है, एक ये कि एली उसके पीछे आ चुकी थी और दूसरा ये कि ब्रिजेट जो कि पोजेस्ड है वो डैनी पर चाकू से हमला कर देती है। यहाँ पर डैनी अपनी बहन पर आग का हमला करके बच निकलता है और बेथ और एली की हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बेथ आसानी से नाकामयाब हो जाती है। भला कोई शैतानी शक्ति से खाली हाथों से कैसे लड़ सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनी बाहर जख्मी हालत में आता है और बुरी तरीके से मार जाता है और अब सिर्फ बेथ और कैसी ही बचे हैं। कैसी तो किसी तरीके से छुप जाती है, लेकिन बेथ जो थी वो एली की नजरों में आ जाती है। डेविल एली को पता चल चुका है बेथ प्रेग्नेंट है और उसे अब 2 आत्माएं मिलने वाली है। इस बात को एहसास करने के बाद डेविल काफी खुश हो जाता है। जब कैसी देखती है कि उसकी मौसी प्रेग्नेंट है तो वो अपनी मौसी को बचाने के लिए एक सीजर उसकी ओर फेंकती है, जिसे बेथ एली के मुंह में घुसाकर वहाँ से भागने को रेडी हो जाती है। इस अटैक से एली कुछ देर के लिए रुक जाती है। दरअसल इस डेविल को लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। जितना ही ज्यादा इंसान डरेगा इस डेविल की ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। खैर अब बेथ और कैसी हॉलवे में आ जाते हैं, जहाँ पर बेथ मिस्टर बोंडा की गन उठाकर एग्जिट डोर को तोड़
तोड़ देती है। इतने में एली जाग जाती है और बेथ के सामने आती है और बेथ इतने में ही हाथ में रखी गन को शूट कर देती है, जिससे एली की हाथ और पैर घायल हो जाते हैं। और फिर एली फिर से मीठी मीठी बातें करके कैसी को बहलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार कैसी उसकी बातों में नहीं आती। कैसी एली को कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो, और धीरे धीरे करके आसपास पड़ी सारी लाशें डेविल के कंट्रोल में आ जाती हैं, जो कि सिर्फ एक ही बात कह रही होती हैं कि तुम दोनों शाम होने से पहले ही मर जाओगे। बेथ और केसी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था यहाँ से भागने का, वो था लिफ्ट, और वो दोनों लिफ्ट में जाने का डिसीजन ले लेते हैं। और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है उसमें खून भरना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की ओर जाती है खून का बहाव और बढ़ता जाता है। और अब हम देखते हैं बुक ऑफ द डेड के कुछ पन्ने अपने आप पलटे जा रहे हैं, और हमें उसमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है जिसमें उसके बहुत सारे हाथ हैं, और यही क्रिएचर में अब एली ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जहाँ पर एली, डैनी और ब्रिजेट आपस में कंबाइंड होकर एक डेविल मॉन्स्टर बन रहे होते हैं। और अब लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाकर इस तरीके से ओपन होती है और बहुत सारा खून बाहर की ओर निकल जाता है। अब खून से लथपथ ये दोनों केसी और बेथ कार में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कार एक क्रैक में फंसी हुई थी जिसके कारण वो वहाँ से निकल नहीं पाती। इतने में ही डेविल एली वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यहाँ पर डेविल एली केसी को पकड़ लेती है और एक सौ की मदद से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ उसे वहाँ से बचाती है। बेथ एली के हाथों पकड़ी जाती है। यहाँ पर एली बेथ को एक ग्राइंडर मशीन में डालने वाली होती है, लेकिन इतने में कैसी उस मशीन को बंद कर देती है, और यहाँ पर बेथ चेनसो से एली पर हमला करती है और कैसी को ग्राइंडर मशीन ऑन करने के लिए बोलती है, जिसमें बेथ एली को धक्का मारकर घुसा देती है। अब यहाँ पर डैनी, एली और ब्रिजेट तीनों मारे जा चुके थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं बेथ ने अपने ही हाथों से अपनी फैमिली की हत्या की थी। और अब हम देखते हैं बेथ और कैसी को, जो कि इस बिल्डिंग से बाहर जा रहे होते हैं। अब हम उसी जेसिका को देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है। एक्चुअल में जेसिका इसी अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर रहती है, और ये सारी घटनाएं देखकर वो पुलिस को जैसे ही कंप्लेंट करने के लिए जा रही होती है, यहाँ पर मौजूद डेविल सोल जेसिका पर अटैक कर देती है और उसे भी पोजेस कर लेती है। यानी कि उस डेविल एंटिटी की सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही खत्म हुई थी, उसकी सोल अभी भी जिंदा थी, और उसने जेसिका को वहाँ मौजूद पाकर उस पर अटैक कर दिया। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।